हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एमटीएस इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर है 2022 का। ये पेपर हुआ था मई 2023 में, मई और जून दोनों महीनों में हुआ था। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है 12 मई का पेपर। 12 मई 2023 को हुआ था और ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है जो 3:30 से 5 बजे के बीच में हुआ था। ठीक है, तो 22 पेपर हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं पेपर नंबर 23 और पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। जिन लोगों ने पीडीएफ नहीं सॉल्व किया है भैया वो लोग प्लीज़ पीडीएफ सॉल्व कर लीजिए। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसकी जानकारी आपको पता है, पहले से ही पता है। जो लोग आज पहले दिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा लिंक ऑफ पीडीएफ। तो आप लिंक ऑफ पीडीएफ पे क्लिक करिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल खुलेगा, वहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा और वहीं पर सारे वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे जो इसके पहले कराए हैं। और जो भी आप चाहेंगे एसएससी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ के लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग समझ लें कि ये जो 2022 वाला एमटीएस का पेपर है ये तो हमने इसका तो आज 23वां सेट है ही, मतलब 22 पहले करा चुके हैं। जो 2021 का एमटीएस का पेपर है उसके भी 48 सेट हम पहले करा चुके हैं। सीजीएल का सेट करा चुके हैं, सीएचएसएल का सेट करवा चुके हैं। तो आपको जिस भी एग्जाम को परसू करना है उसके साथ आप लग जाइए, वो पूरे के पूरे लगा डालिए। ठीक है, पूरे देख लीजिए, आपके पास अच्छा खासा मटेरियल अवेलेबल है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आज का है आपका खाली जगह भरने वाला फिलर का क्वेश्चन है। एक बार पढ़ के देखिए, लिखा है कि वी कैन नॉट डैश अ रिलीजन आर अ पॉलिटिकल पार्टी दैट इग्नोर्स द राइट्स ऑफ हाफ ऑफ द ह्यूमन रेस। हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या हम ऐसे रिलीजन को डैश नहीं कर सकते जो दुनिया की आधी आबादी के अधिकारों को इग्नोर करता है। तो हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजन को क्या नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा कैन नॉट लिखा हुआ है। ठीक, क्या नहीं कर पाएंगे, कंडेम नहीं कर पाएंगे। क्या हम उसकी निंदा नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। तो वी कैन कंडेम हो सकता है, वी कैन नॉट कंडेम नहीं, उसकी तो हम निंदा करेंगे जो दुनिया की आधी आबादी के अधिकारों की अवहेलना करता है। तो ये आंसर नहीं होगा। अब लिखा है डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का मतलब होता है प्रसारित करना, तो वी कैन नॉट डिसेमिनेट। हम ऐसे रिलीजन को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रसारित नहीं करेंगे, हम उसको फैला नहीं सकते। एक वर्ड ये आ गया, प्रसारित करना। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये होने के चांस हैं इसके। ठीक है, प्रसारित करना या किसी का एडवर्टाइज करना। फॉरगिव का मतलब हम ऐसे किसी धर्म को माफ़ नहीं कर सकते। ये भी ठीक लग रहा है कि जो आधी दुनिया की आधी आबादी के अधिकारों को इग्नोर करता है, हम ऐसे धर्म को, ऐसी पार्टी को कभी माफ़ नहीं कर सकते। तो माफ़ करना ये भी ठीक लग रहा है। अब लिखा है डिसिकेट। डिसिकेट का मतलब ड्राई करना, हम ऐसे धर्म को सुखा नहीं सकते, ये नहीं आएगा। बस आपके पास बच रहा है दूसरा और तीसरा ऑप्शन। अब इसमें मुझे ठीक ठाक तो दोनों फिलहाल लग रहे हैं, लेकिन जो एसएससी का आंसर था, आयोग का आंसर था, वो कौन था, वो थर्ड वाला था कि आयोग ने जिन्होंने पेपर बनाया उनको ये लगा कि हम ऐसे धर्म को माफ़ नहीं कर सकते, तो उन्होंने फॉरगिव यूज किया था, डिसेमिनेट का यूज नहीं किया था। आंसर एसएससी का फॉरगिव वाला है। ठीक, वैसे मुझे दूसरा वाला भी ऑप्शन काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वंस मोर बिलोंगिंग टू फिलर। ये भी फिलर का ही क्वेश्चन है। इसमें देखो स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं हम लोग क्या है कि लिखा है दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन शार्पली क्रिटिसाइज्ड। ये जो इनिशिएटिव थी, ये जो स्टार्टिंग वाला कदम था, इसको बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया गया एज ग्रॉसली इनएफिशिएंट। किस रूप में इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि ग्रॉसली को तुम गोलीमार यहाँ लगाओ, इनएफिशिएंट है, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है वो क्या है, इनएफिशिएंट है। एंड, तो अगर एंड से हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो उसी से मिलता जुलता होगा, सेम नहीं होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो इनएफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, इनएफिशिएंट का मतलब ये अच्छा कम है या कुशल कम है। ठीक है, इसमें डेफिशिएंसी सॉरी प्रोफिशिएंसी कम है। ठीक है, तो वो एफिशिएंट नहीं है। ठीक, और उसके बाद क्या लगाओगे, एक इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव के लिए एडजेक्टिव लगाना है, और एक पेयर इनएफिशिएंट है, उसके साथ दूसरा पेयर क्या हो सकता है, कैप्रिशियस हो सकता है। क्या कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो मनमौजी है। अब देखो इनिशिएटिव के लिए तो मनमौजी नहीं लगा पाओगे, कोई पर्सन होता तो मनमौजी लगा सकते, तो ये नहीं होगा। काउंटर प्रोडक्टिव, काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब जो उत्पादक ना हो, प्रोडक्टिव का मतलब जिसका अच्छा रिजल्ट आता हो, काउंटर प्रोडक्टिव मतलब जिसका खराब रिजल्ट आता हो।
जो अनुत्पादक हो, जिसमें कुछ अच्छा आउटपुट ना मिलता हो। तो इनएफिशिएंट होगा। अब इनएफिशिएंट होगा तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ये हमारे लिए काफ़ी बहुत बढ़िया ऑप्शन मिल रहा है अभी। और ऑप्शन देख लो, कैनोनिकल का मतलब क्या होता है कि जो एकदम परफेक्ट हो रिलीजियन के कैनन पर। रिलीजन के कैनन का मतलब क्या हुआ, धर्म के मापदंड पे, धर्म के पैरामीटर पर कोई चीज़ एकदम फिट बैठती हो तो उसको हम कहते हैं कैनोनिकल। धार्मिक आधार पर एकदम सुटेबल हो गया, तो ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं आ पाएगा कहीं। कैलमनी, कैलमनी का मतलब होता है चुगली करना। चुगली समझ रहे होंगे ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक सबके सब लोग जानते हो, करते भले नहीं होगे। चुगली का मतलब होता है बैक बाइट, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, चुगली करना होता है। तो इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अब यही जो हमने काउंटर प्रोडक्टिव पढ़ा था, उससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, या उसके अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं। बढ़िया की तो बात ही छो, जब दो होते हैं तब बढ़िया देखा जाता है, यहाँ तो एक ही ऑप्शन ही है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है इसमें, देखो एक ऑप्शन दिख रहा है नो इम्प्रूवमेंट का, अंडरलाइन किया गया है इतना। अब लिखो, पढ़ो क्या लिखा, द डेजर्ट वाज मेनी स्वीट फॉर माई टेस्ट, मतलब मैं जितना मीठा खाता हूँ उसके लिए वो बहुत ज़्यादा था, मतलब हद से ज़्यादा था। अब स्वीट क्या है भाई, स्वीट है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले आप बहुत ज़्यादा के लिए एडवर्ब यूज करोगे। मेनी क्या है, एडजेक्टिव है, नंबर बता रहा है। अच्छा, क्वालिटी का नंबर नहीं होता, क्वालिटी की मात्रा हो सकती है, बहुत ज़्यादा मीठा, थोड़ा मीठा, कम मीठा, पर्याप्त मीठा, ऐसे कुछ लगाओगे। फॉर माई टेस्ट भी लिखा हुआ है, इसका मतलब हद से ज़्यादा मीठा होगा। तो फिर यहाँ पे जो मेनी लिखा है उसकी जगह पर क्या लगाओगे, टू लगाओगे। अच्छा, ये डेजर्ट क्या होता है, ये बात तो हो गई कि टू मतलब टू स्वीट हो गया। डेजर्ट क्या होता है, देखो दो डेजर्ट होते हैं, एक DESERT होता है। इस डेजर्ट के दो मतलब होते हैं, अगर नाउन है तो इसका मतलब रेगिस्तान होगा, और अगर वर्ब है तो इसका मतलब होता है किसी को मुसीबत में छोड़कर चले जाना। और एक होता है DESSERT, कहीं कहीं पर डबल जेड भी लिखा मिलता है, अमेरिकन इंग्लिश होगी तो डबल जेड होगा। तो डेजर्ट का मतलब होता है कहीं पार्टी वार्टी में या घर पे भी खाना खाने के बाद मुंह का टेस्ट सही करने के लिए जो मीठी डिश खाते हो। अब खाने के पहले जो खा लेते हो, जैसे मान लो कहीं शादी वगैरह में, कहीं पार्टी वार्टी में गए तो पहुँचते ही पता लगा रसगुल्ले पर टूट पड़े, तो खाना खाने के पहले ही दो चार रसगुल्ले उड़ा दिए, उसको डेजर्ट नहीं कहेंगे। खाना खाने के बाद जो आप एक दो पीस रसगुल्ला खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, हलवा खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, कुछ बच्चों के मन में मतलब मुँह से में कुछ लार भर गई होगी कि अच्छी अच्छी चीज़ों का ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो खाना खाने के बाद जो स्वीट डिश खाते हैं उसी को डेजर्ट कहा जाता है। डेजर्ट कितना है, टू स्वीटली, स्वीटली एडवर्ब हो जाएगा, ये नहीं है, मतलब हमें डेजर्ट की टेस्ट बताना है तो वो स्वीट होगा, तो स्वीट के लिए टू स्वीट, ये ठीक है। मोर स्वीटर, देखो ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली केवल तीसरा वाला सूटेबल होगा। ठीक है, आगे चलें, चलो बहुत मिठाई खा चुके, आगे आओ। आगे देखो यहाँ लिखा है अप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब इस एक सेंटेंस के लिए ये जो लिखा हुआ है इसके बदले में एक वर्ड यूज करो आप, तो एक वर्ड इसके बारे में यूज करो। देखो क्या है, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, कोई ऐसी बात जिसका एक से ज़्यादा ढंग से इंटरप्रिटेशन या एक से ज़्यादा ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब एक किसी बात को एक से ज़्यादा ढंग से अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो जिसके मतलब दो अर्थ निकलेंगे तो इसका मतलब द्विअर्थी हुआ, ठीक है ना। या हैविंग मोर देन हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, जिसका साफ साफ एक अर्थ नहीं हो, जिसके दो तीन अर्थ निकलते हो, तो इसको क्या कहोगे, द्विअर्थी। और द्विअर्थी के लिए हम लोग जानते हो क्या यूज करते हैं, एम बी यूज करते हैं, बाई यूज करते हैं, या डाई यूज करते हैं। तो इसमें एम बी लगा ही होगा, ये लगा है एम बी। एम्बिगुअस का मतलब क्या होगा, द्विअर्थीपन, ऐसी कोई बात जिसमें दो मीनिंग निकल रही हो, डबल मीनिंग आ रही हो, तो ये आपका आंसर हो गया। बाकी वाले वर्ड्स अगर जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अल्टरकेशन का मतलब होता है झड़प, झड़प का मतलब समझ रहे हो, छोटी मोटी झड़प जैसे हो जाती है, छोटी मोटी झड़प, मतलब अरे वो 2-4 मिनट के लिए हाथापाई हो गई, वो अल्टरकेशन होता है। एम्बिगुअस बता चुका हूँ। अल्केमी, अल्केमी किसका मतलब होता है, एक रसायन होता है, केमिस्ट्री जिससे इसी अल्केमी से बना हुआ है, केमिस्ट्री रसायन होता है। और अमेचर का मतलब होता है शौकिया, शौकिया का मतलब जब कोई व्यक्ति किसी काम को शौक के मारे करता है, नॉट फॉर मनी, प्रोफेशनली नहीं, फॉर हिज ओन इंटरटेनमेंट, ये उसका शौक है अपने मन से। जैसे कुछ लोग पढ़ाते हैं, एक पैसा नहीं लेते हैं, पढ़ाना उनको अच्छा लगता है, उनको शौक है, तो अमेचर टीचर कहे जाते हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे।
तो देखें 5 में क्या है, 5 में दिया है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें देखो एक ही वर्ड दिया हुआ है, इसमें किसकी स्पेलिंग एकदम से करेक्ट होगी? तो पहले देखो RES होगा, ठीक है, पहली बात क्या होगा RES, उसके बाद CEND होगा, CEND होगा, ठीक है। तो कौन सा है RES? CE तो किसी में नहीं है तो CI होगा, RES CI कौन सा है RES CIND? तो ये है RES CIND, इसी वाले में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा जानना चाहते हो? इसका मतलब होता है रद्द करना, मतलब कोई चीज़ उसको कैंसिल कर देना, ठीक। आगे आ जाओ, नेक्स्ट में आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 में क्या करना है, अपोजिट इन मीनिंग। एक ही वर्ड दिया है डोज और इसके बारे में इनकी क्या पूछी, अपोजिट मीनिंग। डोज का मतलब क्या होता है, झपकी लेना, ठीक है। और ये क्या है, रात वगैरह में, जैसे मान लो पढ़ रहे हो या कुछ मूवी भी देख रहे हो, पढ़ते समय झपकी आती है, मूवी देखते समय झपकी नहीं आती। बैठे हो पढ़ने के लिए, थोड़ी देर पढ़ते 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 तो यूँ हो गया, ये ऐसे करते हैं, तो ये झपकी लेना होता है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, जागना। वेक मतलब जाग रहे हैं, और डोज मतलब ऊँघ रहे हैं। कोल्ड मतलब ठंडा होगा, कोई लेना देना नहीं। स्नूज का मतलब क्या होता है, ये भी होता है झपकी लेना, लेकिन कब, जब दिन में झपकी आती है उसको कहते हैं स्नूज। नेग्लेक्ट का मतलब समझ ही रहे हो, किसी चीज़ को इग्नोर करना। तो आंसर एक ही होगा आपका, वेक वाला, ठीक। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, 7 में हो। 7 में क्या है, देखो यहाँ पे दिख रहा है मुझे नो एरर, और यहाँ भी ऑप्शन क्या है, नो एरर, और ये स्लैश भी अपनी कहानी कह ही रहे हैं। तो फेडरलिस्ट्स विश्ड टू मेक द सेंट्रल गवर्नमेंट एज स्ट्रॉन्ग पॉसिबल। ओ गलती हो गई, एज स्ट्रॉन्ग पॉसिबल में देखो इसमें कंपैरिजन पूरा नहीं हुआ। पॉजिटिव डिग्री में जब कंपैरिजन करोगे तो एज स्ट्रॉन्ग एज लगता है, ठीक, एज स्ट्रॉन्ग एज ये लगता है, तो इसका एज छोटा हुआ है। तो गलती किस में होगी, ये दूसरा है एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, तो सेकेंड वाला हो गया। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक। 8 में क्या कह रहे हैं, 8 में ये इतना ब्रैकेटेड पार्ट है। ब्रैकेटेड पार्ट होने का मतलब इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ब्रैकेटेड इडियम। ओहो, इडियम है ये तो मुहावरा है, तो मीनिंग बताई जाएगी ना, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। लिखो, श्योर फिक्सिंग अ फ्लप्ड डिसीजन, इट इज़ नॉट ऑलवेज अ पीस ऑफ केक बट इट्स रेयरली इम्पॉसिबल। तो इन्होंने देखो मेन चीज़ पे आ जाओ कि अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, कोई बहुत ही इजी टास्क, मतलब कोई बहुत ही इजी वर्क, कोई ऐसा काम जो बहुत आसान हो करना। ऑप्शन में अ टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड वेरी इजीली, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। यही तो हो गया आंसर हमारा। जब हमको पहले आंसर मिल ही गया तो हम क्या ज़रूरत है कि दूसरे तीसरे चौथे में सिर खपाएं, आंसर आ गया। चलिए 9th नंबर पे आ जाओ। 9th नंबर में क्या है, वंस मोर ब्रैकेटेड दिया हुआ है। ब्रैकेटेड पार्ट में देख लेते हैं ऑप्शन, कहीं ऑप्शन नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, हमें इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आओ, लिखा हुआ है कि द क्वेरी इज़ नॉट, जो क्वेरी है वो ये नहीं है कि वेदर ही विल एडमिट इट, मतलब जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, ये नहीं है कि वो इसको एक्सेप्ट करेगा, बल्कि क्वेरी ये है कि व्हेन, कब करेगा, ठीक है। तो इसमें तो मुझे कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। द क्वेरी इज, यहाँ इज प्रेजेंट में है तो विल भी प्रेजेंट, क्वेरी होगी तो फ्यूचर में जाएगा ही, वी विल एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, बट व्हेन, लेकिन करेगा तो कब करेगा, ये है। तो नो एरर, नो इम्प्रूवमेंट। देखो कोई इम्प्रूवमेंट, उसमें हमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही। जब कोई गलती नज़र नहीं आ रही तो हम इम्प्रूवमेंट क्यों ढूंढें इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 9 नंबर का हो गया हम लोगों का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, ठीक है। तो थोड़ा हम स्लाइस ऊपर कर लें, हाँ 10 नंबर आ गया। 10 नंबर में वंस मोर, देखो ये ब्रैकेटेड पार्ट है। ब्रैकेटेड में क्या दिया, अनबायस्ड दिया है, और पूछा क्या है उसका एंटोनिम। अनबायस्ड का मतलब होता है, अनबायस्ड है ना, पहले बायस्ड का मतलब समझ लो, तो ये हो गया बायस्ड। बायस्ड बात मतलब होता है भेदभाव पूर्ण, ठीक। ऐसा आदमी जो पक्षपाती हो, ऐसा आदमी जिसके अंदर भेदभाव हो। और अनबायस्ड का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर भेदभाव नहीं हो। तो हमके क्या करना है, वर्ड है जिसके अंदर भेदभाव ना हो, हमें ढूंढना ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है जिसके अंदर भेदभाव हो, ठीक है। तो ये बिना भेदभाव का है, तो हमें वर्ड जो ढूंढना है वो भेदभाव पूर्ण वाला ढूंढना है, ठीक है। सेंटेंस पढ़ना चाहो तो देखो, दे आर वर्चुअली
ठीक, अनइम्पीचेबल, ठीक है, इन द डैश, आगे ये लिखा हुआ है इनवेरिएबली करेक्ट रीडिंग ऑफ अ रेस, ठीक है। तो ये अनबायस्ड है, इसका अपोजिट बताना है आपको, भेदभाव वाला। तो इसमें क्या करोगे, प्रेजुडाइज्ड। प्रेजुडाइज्ड का मतलब होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित, ठीक है। यू आर फिल्ड विद, यू आर ऑब्सेस्ड विद योर प्री आइडिया, प्री थॉट, पहले से आपके मन में कोई धारणा बैठी हुई है। तो अगर आपके मन में पहले से कोई धारणा बैठी हुई है तो आप सही न्याय नहीं कर पाएंगे, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। फिर आप पक्षपात करेंगे, तब आप बिना पक्षपात के या फिर आप निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका अनबायस्ड का जो सुटेबल एंटोनिम आ रहा है वो प्रेजुडाइज्ड है। देखो सीजिंग एक वर्ड दिया है, सीजिंग का मतलब होता है कोई काम करना बंद कर देना, स्टॉप कर देना। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक तरह से बंधन होता है, गुलामी होती है। और स्ट्रेंजर का मतलब अपरिचित होता है, कोई भी यहाँ लगने वाला नहीं है, तो वही प्रेजुडाइज्ड लगेगा। 11 में आ जाओ। 11 में देखो कह क्या रहे हैं, एरर का क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें देखो एरर ढूंढो क्या है। तो कैन यू प्लीज हेल्प मी टू दिस प्रोजेक्ट। देखो अगर हेल्प हम लोग यूज करते हैं, हेल्प समबडी, किसी आदमी की, हेल्प मी लगा लो यहाँ पे, जैसे मी की जगह लगा दो, यहाँ मी लगा दें, हेल्प समबडी। अब इसके बाद क्या लगा सकते हो आप, हेल्प समबडी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम कहें कि कैन यू हेल्प मी टू फाइंड द एरर, ठीक है, कैन यू हेल्प मी टू फाइंड द एरर, तो इसमें टू नहीं लगता, कैन यू हेल्प मी फाइंड द एरर। दूसरा क्या होता है, इन लगाओगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो हम कह सकते हैं कैन यू हेल्प मी इन फाइंडिंग द एरर, ये हो सकता है। और कैन यू फाइंड मी विद लगाओ, और लेकिन विद के साथ नाउन लगाओगे, कैन यू हेल्प मी विद एरर, विद एरर, वर्ब नहीं लगाना। वर्ब लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी विदाउट टू, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी इनके साथ। अगर नाउन लगा रहे हो तो किसके साथ लगाओगे, विद के साथ लगाओगे। यहाँ तो क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोजेक्ट। अगर दिस प्रोजेक्ट लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर टू नहीं लगाना चाहिए था, क्या लगाना चाहिए था, कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे विद यूज करोगे, गलती कहाँ है, सेकेंड नंबर पे होगी, ठीक। आई थिंक हेल्प का पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसमें क्या दिया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है इडियम एंड फ्रेज। तो यहाँ हुआ टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब क्या हुआ, एक तीर से दो शिकार, एक तीर से दो निशाने, एक पंथ दो काज। एक काम करने गए थे, साथ में दो काम कर लिया, ठीक है, ये होता है। तो लिखा है द वीक पॉइंट इन अ रीजन, बिल्कुल नहीं होगा। टू एक्सीडेंटली हर्ट समवन, हर्ट नहीं कर रहे हैं। टू अचीव टू थिंग्स विद सिंगल एफर्ट, एक प्रयास किए और दो चीज़ें हासिल कर ली, यही हमारा आंसर होगा थर्ड वाला। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, और 13 किसका है, फेलर का क्वेश्चन है। आगे आ जाओ, दे प्रोबेबली सब्सिस्टेड ऑन इंसेक्ट्स, मतलब वो शायद इंसेक्ट्स पर सब्सिस्ट कर रहे थे, एंड अदर स्मॉल डैश इनवर्टिब्रेट्स, ठीक, इनवर्टिब्रेट्स पे, एंड परहैप्स इवन ऑन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, तो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स और डैश इनवर्टिब्रेट्स, ठीक। तो अगर ये एक्वेटिक, हमको पकड़ना क्या है, वर्टिब्रेट्स के लिए क्या लगा है, एक्वेटिक लिखा है, तो इनवर्टिब्रेट्स का मतलब जमीन पे रहने वाले। एक्वेटिक क्या होता है, जलीय, पानी में रहने वाले। और यहाँ पे जो हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, स्थलीय, जमीन पे रहने वाले या हवा में उड़ने वाले, या तो स्थलीय हो जाएंगे या तो उड़ने वाले हो जाएंगे, ये हमारा ऑप्शन लगेगा। तो चलो ढूंढ के देखते हैं क्या हो सकता है। रिवरेंट का मतलब क्या होता है, रिवरेंट मतलब रिवरेंस होता है जब हम किसी का सम्मान करते हैं, किसी का आदर करते हैं, तो ये रिवरेंस हो जाएगा, ये हमको यहाँ पे लगाना नहीं है। स्काइटिश का मतलब होता है एगाइल, एगाइल का मतलब बहुत फुर्तीला टाइप का, तो फुर्तीले इन्वर्टिब्रेट्स नहीं, ये निवास से रिलेटेड है, यहाँ एक्वेटिक लिखा है। अब टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, स्थलीय, जो ज़मीन पे रहते हैं, जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग तो स्थलीय हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। मछली वगैरह क्या हो जाती है, एक्वेटिक हो जाती है। तो एक्वेटिक के कंसर्न में हम लोग क्या यूज करेंगे, टेरेस्ट्रियल यूज करेंगे। और रेक्लूज का मतलब क्या होता है, रेक्लूज का मतलब होता है सन्यासी, क्या होगा, सन्यासी। अब यहाँ सन्यासी इन्वर्टिब्रेट का कोई लेना देना तो है नहीं, ठीक। वर्ड कौन सा लगा, टेरेस्ट्रियल वर्ड लगा, ठीक है। बढ़े आगे हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में देखो फेलर का क्वेश्चन है, पढ़ो। द ड्यूक हैड कैपेसिटी, कोई ड्यूक है, ड्यूक का मतलब समझिए राजा के नीचे होते हैं वो लोग। तो एक
एक बार बताया था ना, इनकी हायरार्की होती है, सबसे ऊपर एम्परर होगा, एम्परर के नीचे कौन होगा, एम्परर के नीचे एम्परर होगा, एम्परर के नीचे किंग होगा, और किंग के नीचे ड्यूक होता है, ड्यूक के नीचे क्या होता है, अर्ल होते हैं या काउंट होते हैं, उनके नीचे क्या होते हैं, उनके नीचे नाइट्स होते हैं। तो ऐसे एक क्रम चलता है इन लोगों का। तो अब देखो, द ड्यूक हैड कैपेसिटी, ड्यूक में कैपेसिटी थी, बट हिज लाइफ वॉज सो डैश, लेकिन उनकी लाइफ ना ऐसी थी कि व्हाट इन्फ्लुएंस ही हैड अपॉन द किंग, राजा पे उनका जो भी इफेक्ट था, जो इन्फ्लुएंस था, वो कैसा था, वो एविल था, मतलब बुरा था। अब पूरी बात समझो, जो ड्यूक है वो कैपेबल है, द ड्यूक हैड कैपेसिटी, ड्यूक कैपेबल था, योग्य था, सक्षम था, लेकिन उसकी लाइफ ऐसी थी कि उसका जो भी इन्फ्लुएंस राजा पर था वो खराब इन्फ्लुएंस था, नेगेटिव इन्फ्लुएंस था, एविल इन्फ्लुएंस था। तो उसकी लाइफ कैसी रही होगी, लंपट, लंपट का मतलब क्या हुआ, अनकल्चर्ड, गलत हो गया, अनकल्चर्ड, अनकल्चर्ड मतलब अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, इल मैनर्ड ऐसा था, अशिष्ट कह सकते हो। स्क्रम्पचियस, तो स्क्रम्पचियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही तेजस्वी होता है, बहुत ही ब्रिलियंट होगा। तो ये तेजस्वी तो नहीं रहेंगे क्योंकि इफेक्ट नेगेटिव है, एविल है, तो ये तो नहीं लगा सकते हो। सेडिसस का मतलब क्या होता है, राजद्रोह, जब कोई आदमी अपने राजा से द्रोह कर देता है, तो नहीं, राजा के संपर्क में है आदमी तो राजद्रोह तो नहीं किया है, उसकी लाइफ राजद्रोह नहीं है, ठीक, तो जीवन राजद्रोहात्मक नहीं होगा, क्योंकि उसका किंग पर इन्फ्लुएंस भी है, भले ही बुरा है, ठीक है, ये नहीं होगा। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, पॉजिटिव वर्ड आ जाएगा। तो उसकी लाइफ जो थी ना उतनी इल मैनर्ड थी, उसके तौर तरीके इतने खराब थे कि राजा पर उसका जो इफेक्ट था, जो इन्फ्लुएंस था, वो क्या था, बुरा ही इन्फ्लुएंस डालते थे, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि राजद्रोह का भी तो हो सकता है, राजद्रोह में राजा पर बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दुश्मनी हो जाएगी भाई, और उसकी लाइफ की बात दे रहे हैं, लाइफ राजद्रोह नहीं है। अब तुम लगाओगे क्या होगा, हिज लाइफ वाज सो सेडिशस, उसका जीवन इतना द्रोहात्मक था, एक कई बार होता है राजद्रोहात्मक, ये उसके मैनर की, उसकी लाइफ के मैनर की बात कर रहे होगे, ठीक, इसलिए लेवल लगाओ, ठीक, आगे आ जाओ 15 नंबर पे, ठीक। 15 में क्या पूछ रहे हैं, बड़ा स्टेटमेंट है, तो यहाँ देख लो, ब्रैकेटेड पार्ट में लिखा है रूफ कोलैप्सिंग, और यहाँ पे दिया है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो स्टेटमेंट को गोली मारो, हम सीधे यहाँ जाते हैं। द रूफ कोलैप्सिंग इन द रोर ऑफ रॉक एंड रबल, तो रॉक मतलब चट्टाने टूट के गिर रही थी, रबल का मतलब मलबा टाइप का गिर रहा था, वो सब बहुत गरजना के साथ, तो मतलब जो ऊपर से रबल वगैरह गिर रहे थे, जो रॉक वगैरह गिर रही थी, उससे जो रूफ है, जो छत है, वो क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। जैसे मान लो ऐसे छत बनी हुई है किसी चीज़ की ऐसे, और ऊपर से रॉक्स गिर रही हैं, तो ये जो छत है वो क्या हो गई, ढह जाएगी नीचे की और कोलैप्स कर जाएगी। तो ये एक बार की घटना दी हुई है ना, हमेशा की बात तो है नहीं। तो रूफ कोलैप्सिंग आईएनजी फॉर्म लगा ही नहीं सकते हो, या तो यहाँ पे रिवाज वगैरह कुछ लगाओ तब आईएनजी फॉर्म लगेगी, या तो इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो, या तो फिर हैज के साथ थर्ड फॉर्म कर दो, या पास्ट इंडेफिनिट में करोगे, या कंटिन्यूअस करोगे तो ईज के साथ वाज के साथ आईएनजी लगेगा, या विल के साथ लगाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा। तो रूफ कोलैप्स्ड, ये हो सकता है कि छत ढह गई। अच्छा, रूफ वाज कोलैप्स, देखो वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते नहीं हैं। अच्छा, रूफ हैव कोलैप्स, रूफ सिंगुलर है, इसके साथ हैव नहीं लगता, हैज़ लगता, तब ठीक होता, तो बाकी सब गलत हो गए, केवल पहला वाला आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। 16 नंबर पे आ जाओ भाई, देखो 16 में क्या है, साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम बताना है, डिबेस्ड का साइनोनिम बताना है। डिबेस्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही करप्ट, ठीक, क्या होगा, करप्ट मतलब भ्रष्ट आदमी। अब ढूंढो इसका साइनोनिम, तो ये करप्टेड दिया तो है डिबेस्ड का, ठीक। अनएमिनेबल दिया हुआ है एक, अनएमिनेबल का मतलब क्या होता है, देखो एमिनेबल बता दो ना, एमिनेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, एमिनेबल क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल, तो अनएमिनेबल क्या होगा, इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं डिबेस्ड से। अग्रेंडाइज का मतलब क्या होता है, किसी की ताकत को बढ़ा देना, किसी को एम्पावर्ड कर देना, अगर किसी की आप ताकत बढ़ा दे रहे हो, उसको और ताकत दे रहे हो, तो वो होता है अग्रेंडाइज कर देना किसी को, ठीक है। आंसर आपको मिला कि नहीं मिला, तो ऊपर ही मिल गया था करप्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर पे आ जाइए।
17 में क्या है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताओ, इसमें किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है। अनकन्वेंशनल मतलब गैर पारंपरिक, ठीक है, इसकी तो स्पेलिंग सही है, गलत होगा ये। अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक में तो मुझे जो लग रहा है ALTRUI होता है, उसके बाद अल्ट्रुइस्ट ये हो जाएगा, टिक TIC हो जाएगा, अल्ट्रुइस्टिक। तो अल्ट्रुइस्टिक की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। एथिकल एकदम सही है, ये आंसर नहीं होगा। अनशेवरी है लिखा हुआ, तो अनशेवरी का क्या मतलब होता है बताइए। अनशेवरी का मतलब होता है टेस्टलेस, इम्पैलेटेबल, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई टेस्ट ना हो, टेस्टलेस। तो स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं होगा। एक जब अल्ट्रुइस्ट मिल गया तो और ढूंढने की जरूरत नहीं थी, वो तुम्हें बहाना ढूंढ रहा था कि किसी तरह तुम्हें सारे वर्ड के मतलब बता दें, ठीक है, तो कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना, बहाना किसी बहाने से ही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। इसमें क्या करें, एक वर्ड ब्रैकेटेड है, तो देखो क्या करें, इसका एंटोनिम सिनोनिम क्या पूछ रहे हैं। सिमिलर इन मीनिंग, सिमिलर मीनिंग है, तो चलो आ जाओ। लिखा है कि वेल यू वांट एन आर्गूमेंट, अच्छा तो तुम्हें आर्गूमेंट चाहिए, उसने कहा, उसके बहा की कमान दें, तो आओ, ठीक, आओ, अगर तुम्हें आर्गूमेंट चाहिए तो आओ। तो अब आर्गूमेंट का मतलब क्या होगा, इन्हेंसमेंट, इन्हेंसमेंट का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज, तुम्हें इंक्रीज चाहिए तो आओ। आर्गूमेंट का इन्हेंसमेंट कुछ मज़ा नहीं आई, T1 नहीं होगा। कैपेबिलिटी, अच्छा तो यू वांट एंड कैपेबिलिटी, ये भी नहीं काम बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। तुम्हें कैपेबिलिटी चाहिए तो कमान देन, बिल्कुल ये भी नहीं है। यू वांट एन एक्सप्लेनेशन, अच्छा आर्गूमेंट, हाँ अगर हम किसी से आर्गूमेंट करते हैं, अगर हम किसी से डिस्कशन करते हैं तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, एक्सप्लेन हो जाती हैं, क्लियर होती हैं, साफ हो जाती हैं। तो इफ़ यू वांट एन एक्सप्लेनेशन या इफ़ यू वांट एन आर्गूमेंट, तो यहाँ आर्गूमेंट जो है वो एक्सप्लेनेशन के सेंस में आया है, तो आपका थर्ड वाला आंसर होगा। और एग्रीमेंट का मतलब सहमति होती है, ये लगेगा नहीं यहाँ पे। अब 19 नंबर में आ जाओ, तो देखिए 19 में क्या कह रहे हैं, एरर कह रहे हैं, एक स्लैश भी अपनी कहानी कह रहे हैं। ही बेल्टेड 2 ह्यूज सिक्सर्स, उसने 6 मतलब तगड़े वाले सिक्सर मारे, ठीक 6, बट 11 टू गेट ऑफ द लास्ट 2 डिलीवरीज, लेकिन आखिरी के 2 डिलीवरीज में 11 रन पाना। तो आखिरी की 2 डिलीवरीज में से 11 रन मिलना ना, ऑफ नहीं होगा, क्या होगा, फ्रॉम या आउट ऑफ लगाओगे, ठीक। 11 टू गेट फ्रॉम द लास्ट 2 डिलीवरीज, या तो फ्रॉम लगा दो या तो क्या करो यहाँ पे आउट ऑफ लगा दो, तो ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा। तो ये हमें जो ऑफ लिखा हुआ है ये इसमें कुछ राज नज़र आ रहा है, ये गलत लग रहा है, तो सेकेंड वाला हो गया। 20 नंबर पे आ जाओ, देखो 20 में क्या कह रहे हैं बच्चा, 20 में ये कह रहे हैं कि दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड, मतलब ये एक लाइन दी हुई है, इसके लिए एक वर्ड यूज करो। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, जो आदमी, हर आदमी की इक्वालिटी, जो ये मानता है कि सभी लोग एक समान हैं, उसको कहते हैं इगैलिटेरियन। कौन सा आंसर हो गया, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट एवरीबडी इज इक्वल, हर किसी को इक्वल मानता है, उसको हम कहते हैं इगैलिटेरियन, समतावादी होता है, ठीक है ना। फिलोडेंड्रॉन का मतलब एक तरह का प्लांट होता है, एक पौधा है, ये छोटा सा, देख लीजिएगा गूगल पे आप लोग। फिलोलॉजिस्ट कौन होता है, ये भाषाविद होता है, इसको भाषा का बड़ा ज्ञान होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं, ठीक। अब आगे आ जाओ, फिलेंडरर, फिलेंडरर का मतलब क्या होता है, प्रेम का झूठा नाटक करने वाला, जिसको आप कहते हो फ्लर्ट करना, ठीक है। फिलेंडरर इज द पर्सन हु डज नॉट लव, हु डज नॉट रियली लव, जस्ट ही इज एंटरटेनिंग, मतलब कुछ दिनों के लिए, आज किसी के साथ, हफ्ते भर बाद किसी के साथ, मतलब ही इज नॉट सीरियस टू अ सिंगल पर्सन, ठीक है, वो उसको कहते हैं कि फिलेंडरर। आगे आ जाओ, अब 21 से लेकर के 25 तक में क्या कहानी है, क्या करते हैं, आपको पता है। ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ में 5 खाली जगह हैं, उन 5 खाली जगहों पर आपको 1 2 3 4 नंबर मिलेंगे। उस नंबर पर, उस नंबर की जगह पर कौन सा वर्ड सुटेबल है, कौन फिट हो सकता है, ढूंढना है। लिखा है नेटवर्क सिक्योरिटी डैश सिक्योरिंग नेटवर्क एंड प्रोटेक्टिंग द यूजर्स इंफॉर्मेशन। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी है सिक्योरिंग अ नेटवर्क एंड प्रोटेक्टिंग यूजर्स इंफॉर्मेशन, ठीक। तो इसका मतलब, ये तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब बता रहे हैं, तो नेटवर्क सिक्योरिटी का, ये नेटवर्क सिक्योरिटी डिक्लेयर्स सिक्योरिंग नहीं, नेटवर्क सिक्योरिटी का सिक्योरिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स
सिक्योरिंग अ नेटवर्क, हाँ मीन्स होगा ये, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है कि आप नेटवर्क की सिक्योरिटी को, नेटवर्क को सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। ये नेम्स और कॉल्स तो बिल्कुल नहीं होता, डिक्लेयर्स में थोड़ा चांस बन रहा था, लेकिन ये डिक्लेरेशन नहीं बता रहे हैं, उसकी मीनिंग बता रहे हैं, तो मीन्स होगा। आगे आ जाओ, अबाउट डैश इज कनेक्टेड थ्रू दैट नेटवर्क, ठीक है ना, मतलब जो या जिसके वो कनेक्टेड है, ठीक है ना, जो व्यक्ति या जो चीज़ उससे कनेक्टेड है थ्रू दैट नेटवर्क, ओवर द नेटवर्क डैश स्टील। ओवर द नेटवर्क डैश स्टील मतलब क्या है, कोई है जो चुरा लेता है द पैकेट्स ऑफ डाटा थ्रू स्निफिंग एंड स्पूफिंग। स्निफिंग और स्पूफिंग ये कंप्यूटर के वर्ड हैं, टेक्नोलॉजी के, अब इतने ज़्यादा हाई फाई मेरी टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है। कोई तरीका होगा जिससे के जरिए से हैकर्स जो है वो डेटा चुराते होंगे, तो वो स्निफिंग और स्पूफिंग के जरिए आपका डेटा चुराते हैं। डैश मैन इन द मिडिल अटैक, और ये मतलब जो आदमी है उसको अटैक करते हैं। वार ड्राइविंग एट्सेट्रा एंड मिसयूज द डेटा फॉर देयर, और वो मिसयूज करते हैं उस डेटा का अपने किस में, अपने फ़ायदे के लिए करेंगे और क्या, ठीक है। तो पहला वाला तो हम लोग ऑलरेडी भर चुके हैं, मीन्स होगा। नेक्स्ट वाले में चलो देखते हैं कि क्या लगाना है। तो फिलर नंबर 2 में हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो 2 में क्या लगाओगे, देखो 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि इन्होंने कहा कि प्रोटेक्टिंग द यूजर्स इंफॉर्मेशन अबाउट, तो यूजर्स इंफॉर्मेशन, जो यूजर की इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, और डैश इज कनेक्टेड थ्रू दैट नेटवर्क, ठीक है। तो ये यूजर के लिए लगाओगे, यूजर उस यूजर के नेटवर्क को चुरा लेते हैं जो उस नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड होता है। तो चूंकि यहाँ यूजर के लिए लगा है इसलिए क्या लगेगा, हु इज कनेक्टेड थ्रू दैट नेटवर्क, ठीक, यूजर के लिए, मतलब उस यूजर का डेटा चुराते हैं जो यूजर उस नेटवर्क से कनेक्ट होता है, तो यहाँ यूजर के लिए लगाओगे, हु लगाना होगा। अब तीसरे नंबर पे आ जाओ, देखो थर्ड नंबर पे क्या करना है, ये फिलर है। आगे लिखा है कि ओवर द नेटवर्क डैश स्टील, ठीक है, ओवर द नेटवर्क डैश स्टील, तो उस नेटवर्क पर ये लोग चुरा लेते हैं पैकेट्स ऑफ डेटा थ्रू शिपिंग। तो यहाँ पे चोर होंगे ना, कौन चुरा रहा है, डेटा वाले, डेटा चोर, तो इंजीनियर होगा नहीं, लेबरर होगा बिल्कुल नहीं, स्मगलर होगा नहीं, कौन होगा, हैकर होगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट, तो ये फिलर नंबर 4 है, यहाँ लगाना है। क्या करोगे, ये लोग क्या करते हैं, डैश मैन इन मिडिल अटैक, तो ये लोग क्या करते हैं, आदमी पर क्या करेंगे, आदमी पर अटैक करेंगे, बिल्कुल सही है। आदमी को गार्ड करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। चार्ज करेंगे, पैसा थोड़े न मांगते हैं। रेड करेंगे, रेड लीगल होती है ना, जो छापा पड़ता है वो लीगल छापा होता है। ये लोग क्या करेंगे, अटैक करते हैं जो हैकर्स हैं। नेक्स्ट आ जाओ आखिरी वाले पर, क्या करना है, यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए डेटा का यूज करते हैं, तो क्या करोगे, फॉर देयर बेनिफिट्स, फॉर देयर प्लेजर नहीं, वो अपनी खुशी के लिए डेटा चोरी करते हैं, ऐसा नहीं। मिसयूज, यहाँ लिखा है ना मिसयूज, खुशी के लिए डेटा मिसयूज करते हैं, ऐसा नहीं है, अपने फ़ायदे के लिए वो डेटा को मिसयूज करते हैं। हिंड्रेंस, बाधा हो जाएगी। बेन का मतलब क्या होता है, अभिशाप हो जाता है, ठीक है ना, तो वो ये यहाँ पे लग नहीं रहे हैं। तो ये 25 हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, किसके, सेट नंबर 23 के 25 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, कोई सुझाव है तो वो सुझाव दीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट वाले सेशन में। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जिनका पेपर हो चुका है वो लोग पेपर के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्म करें, कुछ नया मिला हो, कुछ अच्छा, तो कुछ अलग टाइप का मिला हो तो हमको बताइएगा। और जो लोग अभी पेपर देने जा रहे हैं, जिनका भी पेपर बाकी है, उन लोगों के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया पेपर करके आइए आप लोग, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।